Okay, my dear students, let us continue the lecture for sound wave. हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे how standing wave forms in air column, and air column is of two types, closed end और open end, है ना. हम लोग closed end का सारा कंडीशन देख लिए थे, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन और जो भी उसमें हार्मोनिक्स वगैरह थे सब हम देख चुके थे, है ना. अब हम लोग देखते हैं ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन एंड ऑर्गन पाइप या ओपन ऑर्गन पाइप, इसको ऐसे ही बोलते हैं ऑर्गन पाइप, है ना. इसका केस देखते हैं, है ना. तो इसके केस में देखिए ये क्या है, दोनों साइड से ओपन है, दोनों साइड से ओपन है, ठीक है. और एक यहाँ पे ट्यूनिंग फॉक रखा गया और जब इसको बजाया गया और जब इसमें स्टैंडिंग वेव बनेगा तो इस एंड पे क्या है, यहाँ पे कौन सा मटेरियल है, कौन सा क्या है, यहाँ पे एयर है तो पीए, यहाँ का प्रेशर क्या है पीए, और इधर भी क्या है एयर, तो यहाँ का भी प्रेशर पीए. इस एंड की बात कर रहे हैं. व्हाट इज द एंड कंडीशन ऑफ दिस ट्यूब. तो एंड कंडीशन इज हेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हेयर इट इज ऑल्सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और अगर यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा इसका मतलब डेल्टा पी जो इंक्रीज हुआ है दैट इज जीरो, है ना. तो यहाँ पे डेल्टा पी जीरो और यहाँ पे डेल्टा पी जीरो, तो प्रेशर नोड कैसा बनेगा, ऐसा. ये प्रेशर नोड है और ये प्रेशर एंटी नोड. अच्छा, मुझे ये बताने की आवश्यकता तो है नहीं, ये प्रेशर एंटी नोड होगा, ये प्रेशर नोड होगा, इसे हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना. तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ओके, तो सपोज दिस इज एल, दिस इज एल, देन हाउ मच दिस लेंथ इज, दिस इज सर्टेनली लेमडा बाई टू. सो दिस एल इज इक्वल टू लेमडा बाई टू, है ना. सो दिस लेमडा इज इक्वल टू हाउ मच, सो दिस लेमडा इज इक्वल टू 2l, दिस लेमडा इज इक्वल टू 2l. एंड माय डियर फ्रेंड, दिस लेमडा इज इक्वल टू व्हाट, आपको पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा न्यू. Okay, so this lambda is equal to what, v upon nu. So you can see that is v upon nu, that is equal to 2l. और इसको नॉट लिख लीजिए because this is a fundamental, ये है ना. So from here you can get nu naught is equal to v, यानी कि 1 upon 2l into v, है ना. So this is called basically fundamental frequency, है ना. इसको क्या बोलेंगे, fundamental frequency. और also you can write 1 upon 2l, ये v क्या होता है, रूट अंडर बीटा अपॉन रो. दिस इज कॉल्ड व्हाट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. और इसको हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वन ऑफ द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, है ना. और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसी कंडीशन को रेजोनेंस के नाम से जानते हैं, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, है ना. तो इसको लिख लीजिए आप. Okay, so these are basically your fundamental frequency, write it down, है ना. तो और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी है जिसपे स्टैंडिंग वेव बने, यानी कि फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन जितने भी बने सब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, इस पे भी रेजोनेंस बनेगा, है ना. ओके, नाउ अब कम टू जनरल केस कि यहाँ पे तो ये फंडामेंटल बन रहा है, यानी कि एक वेव फॉर्म बन रहा है ना, एक लूप बन रहा है, फर्दर लूप भी बन सकते हैं. तो लूप कितने भी बने, एंड कंडीशन नहीं बदलेगा, है ना. तो उसको लेकर हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं. अगर सपोज दूसरा बनेगा, एक और ले लेते हैं, चलो ये ऐसा बनेगा, है ना. तो यहाँ पे तो वही बनेगा, ये ऐसे करके ऐसे, ये और ये ऐसा, है ना. तो ये बन गया L और ये कितना लेंथ हो गया, लेमडा. L इज इक्वल टू लेमडा वन, लेमडा वन, है ना. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, लेमडा वन है तो इसको क्या लिख सकते हैं, v अपॉन न्यू वन, एंड दैट इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है. तो न्यू वन क्या हो गया, न्यू वन हो गया v अपॉन, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं कि 2 अपॉन 2l इंटू वी, है ना. ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि 2l रह जाए, जिससे कि हम उसको n के टर्म्स में लिख सके, और कोई खास बात नहीं है, ठीक है. तो थोड़ा रीअरेंजमेंट है, आप लोग समझते हैं.
या ओके, या ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, है ना, तो इसके जनरल केस को अब हम लोग लिख लेते हैं। सो ये अब इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। चलो हम किसको क्या बोलते हैं हम लिख देते हैं यहाँ पे, परेशान ना हो बिल्कुल। देखिए, सो फर्स्ट केस में देखा जाए तो आपको क्या बनेगा, जैसे न्यू नॉट, दैट इज 1/2L और रूट अंडर बीटा अपॉन रो, है ना। इसका केस कैसा बनेगा, ऐसा, ये ओपन एयर कॉलम है। यस, अच्छा ये प्रेशर एंटी नोड, ये नोड है ना, आप बिल्कुल ही परेशान मत हो। तो ये है किसका, प्रेशर वेवफॉर्म, प्रेशर वेवफॉर्म। अच्छा इसका डिस्प्लेसमेंट बनेगा तो कैसा बनेगा, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट बनेगा तो कैसा बनेगा वो भी मैं लिख दे रहा हूं। इसका उल्टा, मतलब यहां पे है ना, जहां पे एंटी नोड है वहां नोड बनेगा इसका, और जहां पे नोड है वहां एंटी नोड बनेगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेवफॉर्म, है ना, π/2 का फॉर्म आता है डिस्प्लेसमेंट वेवफॉर्म। ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो आपको आनी चाहिए। नाउ हियर इट इज न्यू 1, इट इज हाउ मच, 2/2L रूट अंडर बीटा अपॉन रो, एंड इट इज है ना। और इसका अगर डिस्प्लेसमेंट बनेगा डिस्प्लेसमेंट वेवफॉर्म तो कैसा बनेगा, है ना, इस तरीके का आपका डिस्प्लेसमेंट वेवफॉर्म बनेगा। मतलब जहां पे एंटी नोड है ये हुआ क्या, ये प्रेशर का एंटी नोड है, और यहाँ पे क्या बना, डिस्प्लेसमेंट का नोड। तो जहाँ पे प्रेशर का एंटी नोड होगा वहाँ डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा, सीधी बात है। नोड एंटी नोड क्या है आपको बताने की आवश्यकता तो है नहीं, आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। उसी तरीके से आप और आ जाइए, टाइम पास नहीं करें अब। और अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। अच्छा ये फिगर यहाँ कितनी बार रिपीटेड है, 2 बार, एक ये और एक ये। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड और सेकेंड ओवरटोन, सॉरी सेकेंड हार्मोनिक्स। 2 बार है तो सेकेंड हार्मोनिक्स, है ना। तीसरी बार करना है तो और टाइम पास कर लो। सो V2 हो जाएगा आपका 3 अपॉन, अच्छा एक छोटा सा चेंज करें इसमें, इसको ना 1 कर दो ताकि मुझे n लिखने में आसानी रहेगा, और कोई खास बात नहीं है ना। ये 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा तो n के टर्म्स में लिख देंगे। जनरली बुकों में भी ऐसा ही लिखा रहता है, बीटा अपॉन रो, है ना। ये कैसा बनेगा, लेंथ उतना ही है, ये ऐसा, है ना। नहीं ज़्यादा बन गया क्या, ठीक है ना। तो इस तरीके से बनेगा। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन, ओवरटोन। और कितनी बार रिपीटेड है ये, 1 2 3, थर्ड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स, ठीक है। उसी तरह आप n पे चले आए, दैट इज इक्वल टू n/2L एंड रूट अंडर बीटा अपॉन रो, एंड दिस इज वो आपका nth बन जाएगा
ऐसे बना लीजिए, एंड कंडीशन सेम होने चाहिए। डॉट 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 है, चाहे बहुत है, ऐसा, ठीक है। और यहां पे भी ऐसा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, nth ओवरटोन, ओवरटोन, है ना, इस तरीके से। मतलब सॉरी, nth ओवरटोन थर्ड था तो सेकंड, n-1, देखो ना यहाँ पे, यहाँ थर्ड है तो ये सेकंड है ना, तो ये n होगा तो ये n-1th ओवरटोन एंड nth हार्मोनिक्स। ये मिला सकते हो, ये मैथ में तो आप जानते हो, जैसे ये थर्ड ये तीसरा है तो थर्ड हार्मोनिक्स, दूसरा है तो सेकंड हार्मोनिक्स, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। तो आप इसको लिख लीजिए। ओके और ये सब निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको निकालना बताया है कैसे फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं, आसान तरीका, फिगर देख के सवाल बनाइए, खत्म कहानी, है ना। तो इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, अमरा बिगिन। चलिए, ये तो हुआ आपका ऑर्गन पाइप। बांसुरी वासुरी जो है सब आपका एक टाइप का ऑर्गन पाइप है, ट्रम्पेट, ठीक है ना। देखो बेसिकली आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, बेसिकली 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है मेम्ब्रेनस टाइप, जिसमें कि जैसे ढोलक वगैरह हो गया, जिसमें मेम्ब्रेन लगा हुआ है। एक हो गया आपका स्ट्रिंग टाइप, जिसको गिटार उटार बोलते हैं, और एक होता है ऑर्गन टाइप। तो ये ऑर्गन टाइप है ना। स्ट्रिंग टाइप का पहले पढ़ चुके हैं, है ना। मेम्ब्रेन भी, अगर स्ट्रिंग टाइप कंसिडर कर लो तो मेम्ब्रेन भी हो जाएगा, है ना। मेम्ब्रेन भी तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बनाता है, स्टैंडिंग वेव। अच्छा, कभी कोई पूछ ले कि ये बताइए कि किस में ज़्यादा एनर्जी है, फर्स्ट ओवरटोन में या सेकंड ओवरटोन में, तो दोस्तों आंसर है सेकंड ओवरटोन में। कैसे, मैं बताता हूँ, समझे। सेकंड, ये भी फंडामेंटल में या फर्स्ट ओवरटोन में। जैसे ये सपोज कर लीजिए, ऐसा सपोज कर लीजिए, ये केस है, इसमें ये हो गया फंडामेंटल और ये हो गया फर्स्ट ओवरटोन। ये फर्स्ट ओवरटोन है ना। तो ये है फंडामेंटल, ये फर्स्ट। किसके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो आंसर है इसके पास। इसको बजाने में आपको ज़्यादा मतलब ताकत लगेगा आपको, है ना। देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, अगर बेसिकली देखा इसका एम्पलीट्यूड 2a है, दिस इज 2a, है ना। ये आपको पता है ना कि प्रेशर का जो इक्वेशन होता है P स्टैंडिंग वेव का, दैट इज 2p0 cos kx प्लस φ1 और साइन k ओमेगा t प्लस φ2, ये होता है ना। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इतना, और एनर्जी कितना होता है वेव में, दैट इज ½ k a²। थोड़ा बहुत आइडिया होगा नहीं, या फिर छोड़ो ना, ऐसे करो, इंटेंसिटी कर लो, a² होता है ना, इंटेंसिटी पढ़ा है ना वेव का, तो वो I = a² हो गया ना। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a², एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है 2a, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा I 4a का, मतलब 4a², सॉरी, है ना, 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ गए बात। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितना, मतलब ये I जो है, सपोज करो ये I है, तो यहाँ I 1 है क्योंकि एक लूप बना हुआ है। यहाँ पे I कितना है, 2 बार है ना। यहाँ तो एक, मतलब इस एक के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए भी 4a² और इसके लिए भी 4a² चाहिए आपको। तो एनर्जी किस में ज़्यादा चाहिए, इस, जितने लूप्स बनेंगे उतना ज़्यादा आपको एनर्जी चाहिए होगा उसको बनाने के लिए, है ना।
ये केस है। आपने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को फिर दूसरा जैसे एक फ्रीक्वेंसी पे एक बन रहा है स्टैंडिंग वेव, दूसरा फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ताकत भी आपको ज़्यादा चाहिए होगा बनाने के लिए, है ना, ये केस। चलिए ओके, सो कभी कोई पूछ ले ऐसा तो आप बता सकते हो। ओके चलिए, अब दोस्तों बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड पे, जो आपको पढ़ा चुके हैं हम, फिर पढ़ाने वाले नहीं हैं इसको अब, बट थोड़ा सा देख लीजिए इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड में मतलब ये है वही पहले वाला, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा है इंटरफेरेंस का क्राइटेरिया कि जो भी डिपेंड करता है वो फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई साउंड मिल रहा है, सपोज ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है और ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, और यहाँ मान लो एक कान है ना, तो यहाँ से आवाज़ गया और यहाँ से आवाज़ गया, सो दिस इज x1, दिस इज x2, है ना, और यहाँ पे जाके वो मिला उनसे। तो ये इसका डेरिवेशन आपको पता है, सारा कुछ पता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं था। ए नेट जो आता था याद होगा आपको, दैट इज रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस फाई, ये आपने पढ़ा था, है ना, जिसमें ये फाई होता था फेज डिफरेंस, और फाई जो आता था वो आता था 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ये था आपका पाथ डिफरेंस, इसको बोलते थे क्या, फेज डिफरेंस, आपको पता ही है, छोटा सा रिवीजन है ये और कुछ नहीं। फेज डिफरेंस और ये डेल्टा एक्स होता था पाथ डिफरेंस, है ना। तो होल एंड सोल आपका डिपेंडेंस इस पे होगा। बेसिकली डेल्टा एक्स ही हम निकालते हैं सवालों में, सवाल जो हम पढ़ेंगे उसमें हम लोग डेल्टा एक्स ही निकालेंगे, है ना, उसमें हम लोग डेल्टा एक्स ही निकालेंगे। तो जैसे अब यहाँ पे देखा जाए डेल्टा एक्स, तो कितना हुआ डेल्टा एक्स, x2 माइनस x1, है ना, x2 दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है। अब मिनिमम मैक्सिमा कंडीशन क्या है आपको बताने की आवश्यकता तो है नहीं, बट फिर भी लिख दे रहे हैं। मैक्सिमा कब होता है, जब डेल्टा एक्स होता है n लेमडा, ठीक है, एंड हेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना। और ये मैक्सिमा कंडीशन, या फेज डिफरेंस कितना हो, फेज डिफरेंस हो 2n पाई, है ना, और सेम n इज इक्वल टू 0, अच्छा n यहाँ पे 0 भी आएगा, 0 1 2 डॉट डॉट, इस तरीके से, है ना। तो ये होगा आपका किसका कंडीशन, मैक्सिमा कंडीशन। और मिनिमा कंडीशन क्या हो जाएगा, मिनिमा कंडीशन हो जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कुछ गड़बड़ है क्या, ये ठीक तो है, ठीक, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 एंड हेयर n इज इक्वल टू अगेन 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ना। और फाई जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 फाई पाई मतलब, एंड n इज इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो ये मिनिमा कंडीशन है, ये मैक्सिमा कंडीशन है। तो मैक्सिमा में क्या होता है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, ठीक है, और मैक्सिमा का जो एम्पलीट्यूड होता है ए नेट कितना हो जाता है, ए नेट हो जाता है a1 प्लस a2, है ना। और मिनिमा में कितना हो जाता है ए नेट, इसको बेसिकली ए मैक्सिमा मतलब दो मिलेंगे, जैसे इसका एम्पलीट्यूड a1 है और इसका एम्पलीट्यूड a2 है, तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2, और इसका ये ए मिनिमम अगर बात करें तो हो जाएगा a1 माइनस a2, है ना। और आई मैक्स की बात करें तो वो तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, खैर इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे हम। आई मैक्स हो जाएगा क्या, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, है ना। और आई मिनिमम सब हम डायरेक्ट यहीं पे लिखवा दी जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, लिख लीजिए सारी बातें, ये इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड के लिए, बस इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ाने वाले। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस है तो 2-4 हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन ले भी चुके हैं, और भी लेना होगा तो हम 2-4 और ले लेंगे, ठीक है ना, यहीं पे ये खत्म हो जाएगा। कर लीजिए इसको।
Okay, so I think you have written all that. So now hello dear students, now we start the further part in the sound. क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, बट थोड़ा सा आगे बढ़ जाए हम लोग, कुछ टॉपिक्स और कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। हम लोग का एक टॉपिक और बच गया था जो जिसमें कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव है ना, तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड में दोस्तों ऐसा है कि हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, आपने पढ़ा पहले ट्रांसवर्स वेव में कि I इज इक्वल टू 2π² f²। आप लोग याद करिएगा, ये आपने पढ़ा था और हम काफ़ी सारे एजम्पशंस लेके, काफ़ी सारे कंडीशंस को लेके ये हम लोग प्रूव किए थे, a² v × ρ, है ना। तो ये ट्रांसवर्स वेव के लिए था जो स्ट्रिंग में था। ट्रांसवर्स वेव के लिए हमने पढ़ा था ऑन स्ट्रिंग, इसको हम लोग डिराइव किए थे, है ना। तो हमारे पास अब कैसा वेव है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, जिसके एम्पलीट्यूड को हम S0 से डिनोट करते हैं, है ना। तो अगर हम S0 से डिनोट करें तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 2π² f² S0² v × ρ। सो दिस इज व्हाट दिस इज। अच्छा, बेसिकली ये क्या था, तो एवरेज इंटेंसिटी रिलेशन, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग। ये क्या है, ये है दोस्तों एवरेज इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव इन मीडियम। ऐसे लिख सकते हैं। आंसर है, बात तो सही है सर। तो कहने का मतलब है कि अब हम इसके मतलब डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ते नहीं है साउंड में। साउंड में कौन से प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं हम लोग, प्रेशर को, है ना। तो हमको S0 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, प्रेशर। लेकिन S0 को प्रेशर कैसे लिख दे डायरेक्ट, तो हमारे पास एक रिलेशन है, अगर आपको याद हो, जिस रिलेशन को यूज करना है वो हम यहाँ लिखते हैं। आपको पता है माय डियर फ्रेंड्स कि P0 इज इक्वल टू बीटा S0 K। K क्या है, वेव नंबर, है ना। तो S0 को क्या लिख सकते हैं, P0 अपॉन बीटा K, है ना। तो बस इसको डाल दीजिए यहाँ पे। सपोज दिस इज 1, ठीक है। फ्रॉम 1 I इज इक्वल टू व्हाट, 2π² f² P0² v ρ अपॉन β² K²। तो आप इसको फील कर सकते हैं, है ना। नाउ व्हेन वी जस्ट मल्टीप्लाई 2 here and divide 2 here, then there is not any effect on the equation, on the relation। और हमको ये पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, तो ओमेगा स्क्वायर बेटा 4π² और f² हो नहीं जाएगा। तो ये हो गया सेकंड, है ना। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ भी ये 2 दूनी 4π² f, इसको हम लोग ओमेगा² लिख सकते हैं। सो हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों कि फ्रॉम टू I इज इक्वल टू ओमेगा² P0² v ρ अपॉन 2 β² इंटू K², है कि नहीं, है ना। अच्छा सर, बात तो आपकी सही है। अच्छा, अब हमको ये भी पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू K टाइम्स v होता है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटेंसिटी का जाना पहचाना रिलेशन जो यूज़ होता है बहुत सारे जगह पे, वो ऐसे फॉर्म में नहीं यूज़ होता है। तो हम लेके आते हैं उस फॉर्म में जिसमें कि वो अच्छे से यूज़ होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू KV, तो ओमेगा² बच्चों क्या हो जाएगा, K² v²। दिस इज रिलेशन नंबर 3। तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि ओमेगा² को क्या लिख सकते हैं, K² v²। सो फ्रॉम थर्ड I is equal to, I can write K² v² P0² v into ρ upon 2 β² K², है ना। पहली बात तो ये। उसके बाद हमको एक और चीज़ पता है माय डियर फ्रेंड कि v इज इक्वल टू √β अपॉन ρ होता है। ये v क्या है, साउंड वेव का स्पीड। तो हमको इससे हम ये भी डिराइव कर सकते हैं कि v ये सब अलग अलग रिलेशन है, ये सब अलग अलग रिलेशन है।
आप कंफ्यूज मत हो, कन्फ्यूजियाना नहीं है। एंड वी कैन सिंपली राइट वी स्क्वायर रो दैट इज इक्वल टू बीटा, है ना। तो दोस्तों यहाँ भी वी स्क्वायर इंटू रो को हम बीटा भी तो लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सपोज दिस रिलेशन इज फोर्थ, सॉरी, फ्रॉम फोर्थ आई इज इक्वल टू के स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इंटू रो आई एम राइटिंग इट टू बी बीटा, बीटा पी नॉट स्क्वायर इंटू वी अपॉन 2 बीटा स्क्वायर के स्क्वायर। अच्छा, के स्क्वायर से के स्क्वायर काट दीजिए, तो वहीं काट देना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलो अब काट देते हैं। ये नाउ द रिलेशन कम्स कि पी नॉट स्क्वायर वी अपॉन 2 बीटा। ये जो रिलेशन है ये बहुत ही खास रिलेशन है और बेसिकली यही आता है जनरली, है ना, कि अगर इंटेंसिटी का रिलेशन पूछा जाएगा साउंड में तो इसको आप यूज कर सकते हो। और एक और रिलेशन है बट वो उतना ज़्यादा खास नहीं है, इस v के जगह हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर बीटा बाई रो लिख डालिए, i इज इक्वल टू पी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 बीटा इंटू रूट अंडर बीटा अपॉन रो, है ना। तो इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट स्क्वायर, ये तो बेसिकली ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं, बट ये भी एक रिलेशन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन इन दोनों रिलेशन से एक बात तो समझ में आता है कि फॉर एनी मीडियम, फॉर कोई भी मीडियम के लिए जिसमें साउंड ट्रेवल कर रहा है, उसका बीटा कांस्टेंट होगा, उसका वी कांस्टेंट होगा। स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। तो अगर मीडियम अगर कांस्टेंट है तो मीडियम माय डियर फ्रेंड अगर कांस्टेंट है तो वी और बीटा थोड़ी ना बदलने वाला है, विच मीन्स फॉर एनी मीडियम आई हैड रिटन इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इन अ मीडियम, ऐसे लिख लो तो ज़्यादा बेटर है ना, किसी मीडियम में, है ना। सो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट स्क्वायर। ये बड़ा ही खास चीज़ है, मैंने आपको हर बार बताया है कि वेव में इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। फिर से सुन लीजिए, वेव के कंडीशन में इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है ना। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस नॉट स्क्वायर, ठीक है ना। तो कभी भी वेव की जब भी बात होगी उसका जो ताकत होता है, उसका जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, बस इतना समझ लीजिए और आगे बढ़िए। ओके, सो आई थिंक आपने इसे लिख लिया होगा। ठीक है, तो इसको रब करते हैं और कुछ और समझाते हैं आपको। इसमें और भी मुख्य बातें हैं जो आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें कि ठीक है इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, ये है, वो है, दिस है, दैट है, हिंग थिंग, चलो। लेकिन अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं से एक और चीज़ आता है कि सर इंटेंसिटी में आपने पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स और कांस्टेंट इंटेंसिटी सोर्स भी पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था। तो यानी कि 3 टाइप के सोर्स होंगे, पॉइंट सोर्स, ठीक है, लाइन सोर्स, ठीक है, और कांस्टेंट इंटेंसिटी सोर्स। कांस्टेंट इंटेंसिटी सोर्स, है ना। पॉइंट सोर्स की बात करें अगर हम पॉइंट सोर्स की बात करें, ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए पॉइंट सोर्स यहाँ पे है ना, और इसका पावर P है। पॉइंट सोर्स का मतलब साउंड देने वाला, बोलने वाला पॉइंट, इतना सा डॉट है वो जो आवाज़ निकाल रहा है और चारों तरफ फैल रहा है,
तो कैसा फैलता है? स्फेरिकली। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं ना, गोल गोल ऐसे, है ना। तो ये ऐसे फैलता है स्फेरिकली, ठीक है। और अच्छे से बना दें। तो अगर ये डिस्टेंस r है तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगा? आपको पता है क्या होता है? पावर अपॉन पूरा सरफेस एरिया। पूरे स्फेयर में जो है, जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरे स्फेयर में, तो स्फेयर का क्या होता है सरफेस एरिया? 4πr², है ना, 4πr²। ठीक है। अच्छा, अगर अब ये तो है r², अब मान लीजिए दूसरी जगह पे है, सपोज कर लीजिए ऐसा है कि जैसे ये कोई रेडियस और ये एक रेडियस, ठीक है, ये है ना। सपोज इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितना होगा? I1 दैट इज P अपॉन 4πr²। और यहाँ पे इंटेंसिटी कितना होगा? I2, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, तो I2 कितना हो जाएगा? P अपॉन 4πr², है ना। तो एक चीज समझ में आता है कि I1 अपॉन I2 अगर हम करेंगे तो डिवाइड करोगे तो आएगा r2² अपॉन r1², विच इम्प्लाइज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r², है ना। और एक चीज और है हमारे पास कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p0², है ना। अच्छा, ये p0 क्या है? ये p क्या है? ये p पावर है, कंफ्यूज नहीं हो, ये p पावर है। चलिए इसके लिए ओमिट करने के लिए हम यहाँ पे डेल्टा p ले लेते हैं। समझ में आता है डेल्टा p क्या है? वही है p0, रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। डेल्टा p0 इज नथिंग बट प्रेशर एम्पलीट्यूड, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p0 का स्क्वायर, जो अभी अभी आपने पढ़ा। तो बोला बात तो सही है सर, इससे आप क्या दिखाना चाहते हैं? दिखाना चाहते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए अब मेरा कहने का मतलब, हम इतना बड़ा कुछ नहीं बनाने वाले, सिर्फ ये तो आपको समझाना था, याद दिलाना था बेसिकली, क्योंकि हम ये पढ़ा चुके हैं। अगर सपोज करिए यहाँ पे ये P है और यहाँ पे R डिस्टेंस पे, इस जगह पे I इज इक्वल टू I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r², ये हम जानते हैं और क्या होता है आपको पता है यहाँ पे। खैर, अब कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब है, जरा ध्यान से सोचिए कि आप ना ये पढ़ते थे स्ट्रिंग वेव में ऐसा, यहाँ पे होता है, आप स्ट्रिंग वेव में आपको याद होगा कि ये होता है I a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t। तो हम x डिस्टेंस पे गए और अगर यहाँ इक्वेशन लिखना है y का तो क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस x अपॉन v। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? याद है, लिखते थे पहले भी। तो यहाँ भी एम्पलीट्यूड a था और यहाँ भी एम्पलीट्यूड a था, है ना। लेकिन इस केस में क्या होगा? सपोज करिए यहाँ पे अगर प्रेशर वेव इक्वेशन है P0 या डेल्टा P0 यूज़ करें, डेल्टा P0 साइन ओमेगा टी, ये। तो अगर हम यहाँ पहुँचे तो क्या होगा? तो P इज इक्वल टू डेल्टा P0 साइन ओमेगा टी माइनस R बाई V, ये होना चाहिए। लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है मैं बताता हूँ। इसमें सही है, इसमें यहाँ से यहाँ तक क्या सही है, इसमें इसलिए नहीं सही है, ये पोर्शन सही है लेकिन एम्पलीट्यूड ये नहीं होगा, एम्पलीट्यूड घट जाएगा, एम्पलीट्यूड घट जाएगा। क्यों घटेगा एम्पलीट्यूड? आप ये तो ऑब्जर्व भी करते हो ना डेली लाइफ में, अगर साउंड बॉक्स यहाँ पे है और दूर खड़े हो तो कम ही सुनाई देगा ना, वहाँ जब जा रहे हो तो आपको कम ही सुनाई देने वाला है ना, तो उसका एम्पलीट्यूड भी घट जाता है, ठीक है ना। तो सर इसमें तो नहीं होता। तो देखो साउंड जो होता है वो 3 डायमेंशनली फैलता है, और जो स्ट्रिंग है जो है वो तो एक प्लेन में चलता है ना, ऐसे 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 करके, वो 3D थोड़ी ना फैलता है, ये एक प्लेन में चल रहा है, ये XY प्लेन में ही चल रहा है। लेकिन साउंड वेव कैसे चलता है? 3 डायमेंशनली चलता है, इसलिए इसके एम्पलीट्यूड में दिक्कत आएगा, इसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है एम्पलीट्यूड का,
यही अंतर है दोनों में। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे आपने ये देखा कि यहाँ पे I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर था, और दूसरा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी नॉट का होल स्क्वायर था। ठीक है, तो अगर इसको हम समराइज करें तो ऐसे लिख सकते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी नॉट का स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि डेल्टा पी नॉट का स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या डेल्टा पी नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब जैसे दूरी बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, घटेगा। तो माय डियर फ्रेंड, आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इक्वेशन में क्या चेंज करेगा, एम्पलीट्यूड, वो भी कितना, तो r टाइम्स वो डिवाइड हो जाएगा, r टाइम्स घट जाएगा वो। यस, और ये सही बात है, और डेली लाइफ में आप देखते भी तो है, लाइट के साथ भी ऐसा होता है कि वो लाइट भी 3 डायमेंशन नहीं चलता है ना। तो जो भी वेव 3 डायमेंशन नहीं चलते हैं उसका एम्पलीट्यूड घटता चलता है आगे आगे। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो यहाँ पे सही क्या होगा, तो यहाँ पे सही होगा P इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट। अब ये पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स में ऐसे फैलेगा, तो डेल्टा पी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी माइनस आर अपॉन बी, ये सही इक्वेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई 3 डायमेंशनल वेव चलता है, यानी कि साउंड वेव या लाइट वेव, उसमें एम्पलीट्यूड जो होता है वो r टाइम्स घट जाता है। पॉइंट सोर्स के केस में r टाइम्स घट जाता है। तो 2 सोर्स और है, लाइन सोर्स और कांस्टेंट इंटेंसिटी सोर्स, उसमें देखते हैं क्या होता है, बट इसमें घट जाता है। लिख लीजिए इसको, यही मैं समझाना चाह रहा था। तो इसको याद रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा सवाल है ये, कभी पूछ ले तो फ्री में नंबर मिल जाएगा आपको। है ना, चलिए अब आते हैं लाइन सोर्स पे। लाइन सोर्स पे, ठीक है। तो लाइन सोर्स में देखिए, तो लाइन सोर्स कैसा होता है, ऐसा, जिसका वेव फ्रंट कैसा बनता है, सिलिंड्रिकल। ये ऐसा है ना, L R है ना। इसका पावर मान लो P है, तो यहाँ इंटेंसिटी क्या होगा, P अपॉन 2πRL। आपको पता है ये पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, यानी कि I जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है ना। और एक और चीज़, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी नॉट स्क्वायर होता है। तो हम इसे जज कर सकते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी नॉट स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो डेल्टा पी नॉट जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√R। ये यानी कि सर इसमें भी घटता है ना, इसमें भी घटता है कितना, स्क्वायर रूट ऑफ R टाइम्स। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए ये पावर है, सपोज दिस इज द लाइन सोर्स, और यहाँ पावर P है। यहाँ इक्वेशन अगर P नॉट, P इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा टी होगा, तो यहाँ पे आने के बाद हो जाएगा P का इक्वेशन डेल्टा पी नॉट अपॉन रूट अंडर R साइन ओमेगा इंटू टी माइनस R बाई बी। या फिर से लिख दे, चल यहाँ लिख देते हैं, P इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट अपॉन रूट अंडर R इंटू साइन ओमेगा टी माइनस R बाई बी, है ना। तो लाइन सोर्स में भी एम्पलीट्यूड घट जाते हैं, एम्पलीट्यूड घट जाते हैं। कितना टाइम घट जाता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ R टाइम्स घट जाता है। ठीक है ना, तो ये बात भी याद रखना है, मैं लिखवा भी दूंगा इसे। तो ये कहानी है। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं कांस्टेंट इंटेंसिटी सोर्स।
इसको ये भी बोलते हैं कि सोर्स जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो उसको हम लोग कांस्टेंट इंटेंसिटी सोर्स भी बोल सकते हैं। हाँ ठीक है। तो जैसे मान लो अगर बात करें ऐसा कि ये अगर r दूरी पे है और ये अगर 1 है और ये पॉइंट जो कि इससे dx दूरी पे है, तो यहाँ पे जो I1 है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I2 है ना। इसी को कांस्टेंट इंटेंसिटी सोर्स बोलते हैं कि जब ये सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। तो देखते हैं, पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं इस पे। व्हेन सोर्स इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस और very large distance, then intensity remains constant। ठीक है, that is I1 is equal to I2, है ना। तो ये इस तरीके का सोर्स होता है। ठीक है, अब देखो पॉइंट सोर्स में जो वेव निकलता है कैसे निकलता है, रेडियल, ऐसा रेडियल, ऐसा, है ना। और अगर सिलेंड्रिकल सोर्स की बात करें तो कैसे निकलता है, वो भी निकलता है रेडियल, बट क्या वेरिएशन है मैं आपको बता चुका हूं, ऐसा, ऐसा कंघी की तरह, जैसे लंबा कंघी होता है ना, दाने दाने जैसा जो सिलिंड्रिकल कंघी होता है, निकला होता है, तो वो भी ऐसा ही निकलता है। मतलब साउंड वेव ऐसा आपको व्यतीत होगा कि ऐसा निकलता है, वेव का मूवमेंट ऐसा होता है, ये इसमें भी रेडियली होता है। लेकिन इस केस में कैसा साउंड आएगा, ऐसा। इसको बोलते हैं कांस्टेंट इंटेंसिटी का। कांस्टेंट इंटेंसिटी साउंड वेव जब प्रोपेगेट करेगा, उसको रिप्रेजेंट करना होगा तो मुझे ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, अगर रेडियल होगा तो ये होगा या तो ये होगा, वो डिनोटेड होता है, वो लिखा होता है कि पॉइंट सोर्स है कि लाइन सोर्स है ना। ज़्यादातर पॉइंट सोर्स के बारे में ही पढ़ते हैं, बट अगर कांस्टेंट इंटेंसिटी सोर्स है तो रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा, है ना, ये कहा। ठीक है, खैर इसमें इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट। आई इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो आई कांस्टेंट है तो डेल्टा पी नॉट स्क्वायर, आई इज डायरेक्टली डेल्टा पी नॉट स्क्वायर और इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे डेल्टा पी कांस्टेंट होता है, यहाँ पे डेल्टा पी नॉट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, हाँ, कि यहाँ पे अगर कोई वेव है तो P इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पे भी हम इसको वही लिखेंगे, डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आर अपॉन वी। तो ये बात ध्यान रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लिख लीजिए। तो ये हुआ इंटेंसिटी के बारे में, जितना भी इंफॉर्मेशन था मैंने आपको दे दिया। ओके, चलिए अब थोड़ा सा इसको समराइज कर लें। ठीक है, अब सॉरी मैं यहीं पे लिख देता हूँ। पॉइंट सोर्स, एम्पलीट्यूड, कहीं पे नीचे में नोट में करके लिख ले, एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस एट आर डिस्टेंस बाई ए फैक्टर ऑफ 1/r। ठीक है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस at r distance (1/√r). ठीक है,
यहाँ पे एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तीनों बात याद रह जाएगा, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए एक और छोटा सा बात है, वो भी सुन लीजिए। वो एयर कॉलम में ही थोड़ा सा बता देना चाहिए था, बट वो छूट गया, पर कोई बात, यहाँ देख लीजिए। वेरिएशन ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, वेरिएशन ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर। ये भी काम का चीज़ है क्योंकि अच्छे अच्छे जगह पे हो सकता है पूछ ले। तो आपने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, है ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था कि किसी भी केस के लिए लीजिए, केस के लिए लेंगे तो ये n होगा या फिर 2n+1 होगा, यही होगा ना, कोई भी रहे, कैसा मुझे उससे लेना देना नहीं है, यहाँ पर कुछ भी बदल सकता है। मैं n का लेके चलता हूँ किसी एक का, 2l और v, ऐसा पढ़े हो आप, है ना, न्यू n, है ना, ये था शायद ओपन एंड के लिए, यस। खैर, तो आप यहाँ भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2l दैट इज गामा r T/m0, यही फॉर्मूला जानते हो। तो फॉर अ पर्टिकुलर गैस, फॉर अ पर्टिकुलर गैस और एयर कॉलम, मतलब एक पर्टिकुलर एयर कॉलम जिसका लेंथ कांस्टेंट है, एंड एयर कॉलम इसीलिए लिए हैं क्योंकि उसका लेंथ तो हमको चेंज करना नहीं है, तो न्यू एन जो होगा उसके लिए n/2l और √Γ/m0 ये सब कांस्टेंट हो जाएगा, और ये इधर √T अलग आ जाएगा, है ना। तो यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि न्यू एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स, तो टेम्परेचर के साथ उसका वेरिएशन ऐसा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ T टाइम से इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता चलेगा, है ना, यू कैन सी हियर, ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि चेंज ऑफ टेम्परेचर से फ्रीक्वेंसी पे क्या चेंज आएगा, हम ये भी निकाल सकते हैं। ऐसा बोला गया कि सपोज करो, मतलब कभी तो ऐसा पूछे कि क्या फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो आंसर है हाँ करता है, देख लो ना यहाँ पे। तो इससे हमको कुछ कुछ कंक्लूजन मिला। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आपको पता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, दैट इज न्यू एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √T। पहली बात तो ये, ठीक है। आप चाहे तो इसका ग्राफ भी बना सकते हो, T न्यू लाइक दिस, ये है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया टेम्परेचर पर डिपेंडेंस इसका। अच्छा, दूसरा क्या है, अगर कुछ ऐसा हो, पहले तो बात है कि हाँ डिपेंड करता है, आंसर हाँ करता है। दूसरी बात ये कि अगर टेम्परेचर में कुछ चेंज आता है, यानी कि T+dt या कुछ चेंज, यानी कि छोटा मोटा चेंज, जैसे मान लो कि कोई पूछा गया कि बताओ, जैसे फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए, फ्रीक्वेंसी ν1 एट T1, ठीक है, तो ν2 एट T2, इसको कैसे रिलेट किया जा सकता है। तो जाहिर सा बात है कि ν1/ν2 इज इक्वल टू √T1/√T2। है ना, पहली बात तो ये भी समझ में आ गया। ये दूसरा चीज है, ये दूसरा रिलेशन है जिससे आप इसको कंसीडर कर सकते हो। एक एक चीज का इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है।
बोला हाँ सर ठीक तो है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लिख लिए। तीसरा पॉइंट और देखिए, with a change in temperature, with a change in temperature, that is T to T plus dt, यानी कि छोटा सा चेंज अगर आए, देन फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी, या ऐसा कर ले, चेंज इन फ्रीक्वेंसी कर लो, ठीक है ना। पहले चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रैक्शन तो आ ही जाएगा। चेंज इन फ्रीक्वेंसी विल बी, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज डेल्टा, यानी कि डी न्यू एन इज इक्वल टू सी, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, इंटू 1/2 है ना, 1/2 माइनस 1 रूट टी डी टी, है ना। तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन, डी न्यू एन, ठीक है। c/2 को एक कांस्टेंट ले लेते हैं, है ना, इसको एक फर्दर कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब चाहोगे तो मैं लिख भी दूंगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिख ही देते हैं फाइनली, n लिमिट मैं यहाँ पहले डायरेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद आप देख लेना, dt अपॉन रूट टी। तो ये आएगा फ्रैक्शनल चेंज, है ना, कि अगर छोटा सा टेम्परेचर चेंज हो, जैसे मान लो 200 पे पूछ ले तो 210 पे कितना होगा, तो dt का वैल्यू क्या हो गया 10, क्या हो गया 10। तो आपको इसका चेंज बताना है ना। और फ्रैक्शनल चेंज अगर निकालना होगा तो इसमें डिवाइड कर दीजिएगा उससे, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से, दैट विल बी द फ्रैक्शनल चेंज, है ना। लिख लीजिए। और इसका ओरिजिनल इक्वेशन लिखना चाहते हो तो वो भी तुम लिख सकते हो, दैट इज n अपॉन 2l, है ना। तो एक और 2 आएगा ना यहाँ से, तो 4 हो जाएगा, 4l गामा r अपॉन m0 dt ओवर रूट अंडर t। ओके चलिए, तो ये इस तरीके से फ्रैक्शनल चेंज निकल सकता है, कोई बात नहीं है। मतलब ये तो चेंज है, मतलब फ्रैक्शनल चेंज भी निकाल सकते हो, आपको कुछ नहीं करना। फ्रैक्शनल चेंज इतना वैल्यू निकाल के और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिखा दूँ आपको, वो भी देख लीजिए। अगर ये कर लो, फ्रैक्शनल चेंज निकाल के दिखाई देते हैं। तो न्यू एन क्या था, तो वो था n अपॉन 2l, है ना, रूट अंडर गामा r अपॉन m0 इंटू रूट अंडर t, है ना। ये इसको डिवाइड कर दो उससे, तो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, d न्यू एन अपॉन न्यू एन, एंड द एक्सप्रेशन बिकम सो सिंपल। और ये नहीं, वो अपॉन ये, तो बचेगा dt अपॉन t 2t। अब करके देख लो, अरे भाई करके देख लो ना। देखो n अपॉन 4l रूट अंडर गामा r अपॉन m0, और सवाल इसी पे आते हैं, फ्रैक्शनल चेंज पे ही आते हैं बेसिकली। n अपॉन 2l रूट अंडर गामा r अपॉन m0, ये हो जाएगा रूट t, और
dv में सॉरी दिस बिकम्स dt अपॉन रूट टी और इंटू रूट टी। ये से ये खत्म, ये से ये काटेंगे तो ये भी 2 से कट जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, है ना। तो ये रूट टी मिलके टी हो गया और नीचे बच गया 2, ऊपर डी टी। तो दिस इज बेसिकली फ्रैक्शनल चेंज इन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर लिख लीजिए। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज। ये वैसे सवाल पूछ दिया, मैं बताऊं आपको। ठीक है। एन एयर कॉलम, कोई भी किसी भी एंड का, एन एयर कॉलम वाइब्रेट्स in resonance at temperature T is equal to 300 Kelvin. Find fractional change in frequency when temperature changes to 310 केल्विन। अब जैसे अब इसमें चेंज कितने का आ गया, 10 केल्विन का, तो 10, 20, 30, 40 तक चलेगा। ये आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि छोटा है ना। अब ऐसा नहीं कि 100 पे पूछ रहा है फिर 200 पे चेंज पूछ रहा है, तो नहीं, वो आपको निकाल के करना पड़ेगा, वो आपको निकालना पड़ेगा, उस पर फिर चेंज बताना पड़ेगा, वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर डिफरेंस अगर 10, 20, 30 का है तो आप ये फॉर्मूला आसानी से यूज़ कर सकते हो और आराम से आंसर ला सकते हो, है ना। तो इसमें सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, तो हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सर ने बताया था कि डेल्टा न्यू एन अपॉन न्यू एन इज इक्वल टू डेल्टा टी, ये डी टी की जगह डेल्टा टी भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा टी अपॉन 2t, है ना। तो यहाँ पे ये है, यही हमको निकालना है। सो दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी हो गया 10 अपॉन 2 इंटू 300, दैट इज 1/60 आंसर। तो ये पता रहेगा वही कर पाएगा, वरना वो पोगो देखेगा, ठीक है। वरना निकाल के करोगे तो बहुत समय भी ले लेगा और बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए आपको। कर लीजिए। ठीक, ओके, चलिए। अब इसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो भी हम चाहते हैं कि वो बता दें आपको। बता दें, उसके बाद फिर हमारे पास 2 ही टॉपिक बच जाएगा, बीट्स और डॉपलर इफेक्ट, तो वो बाद में देखेंगे। जैसे देखिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास, जैसे वैसे सिलेबस में तो नहीं है आपके, लेकिन फिर भी पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में, तो इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं इससे सवाल, जैसे हो गया आपका क्विंक्स एपरेटस, रेजोनेंस ट्यूब, कुंट्स एपरेटस। ये 3 एपरेटस है बेसिकली जो आपको आते हैं एग्जाम्स वगैरह में। तो देखिए सबसे पहला है, हम देखते हैं क्विंक्स एपरेटस। Quincke's apparatus, I think the spelling is
या क्विंक्स, क्विंक्स apparatus, spelling is क्विंक्स apparatus. ठीक है, दिस डिवाइस और apparatus is used to demonstrate interference of sound. इंटरफेरेंस ऑफ साउंड को दिखाने के लिए बड़ा ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड. ठीक है, दूसरा, दिस डिवाइस इज यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट इंटरफेरेंस ऑफ साउंड. अच्छा, अब दूसरा वाला जो है इसका एक और यूज है. दिस डिवाइस कैन बी यूज्ड, दिस डिवाइस कैन बी यूज्ड टू फाइंड, can be used to find speed of sound in gaseous medium, gaseous medium, पहली बात. दूसरा, this device is based on principle of interference of sound. Interference of sound. पहली बात तो ये क्विंक apparatus है कैसा, मैं दिखा दूं आपको. तो बेसिकली बड़ा अच्छा सा apparatus है ये. डिवाइस का जो फिगर है वो ऐसा है, समझिएगा एक एक चीज़. हालांकि ये सब खुद से पढ़ना चाहिए आपको, बट ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आता है इसलिए बता दे रहे हैं, वरना ये मेरे टाइम पास है ये. ये एक के अंदर एक घुसा रहता है ऐसा, है ना. और यहाँ पे तुनतुना बजाएंगे या बोलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे सुनेंगे. सुनेंगे, है ना. तो मुझे क्या है, सुनाई देगा. अब जैसे कैसे इंटरफेयर करेगा ये, सपोज करिए कि इस पाइप का जो यहाँ से चल रहा है साउंड, ठीक है, जो चल रहा है, सपोज करो यहाँ से चलेगा साउंड, एक साउंड यहाँ से चल के इधर आएगा और एक साउंड यहाँ से चल के इधर आएगा, ऐसे दोनों, और दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के होंगे क्योंकि ये तुनतुना एक फ्रीक्वेंसी का है. यहाँ से आके यहाँ से ये इतना पार्ट ट्रेवल किया और ये इतना पार्ट ट्रेवल किया, तो देयर इज सम पाथ डिफरेंस. सपोज ये जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है वो है L1 और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो है L2, है ना. तो अब कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो यहाँ से ऐसे ऐसे वाइब्रेट किया गया, मतलब ये वाइब्रेट किया गया और यहाँ से आवाज़ जो गया वो यहाँ पे सुनाई दिया. ठीक है, तो सुनाई दिया. सुनाई देने के बाद हम इसको ऐसे ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं. एडजस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लेंथ को हमको बढ़ाना है और घटाना. इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको ऐसे ऐसे करेंगे, ये ऐसे. ठीक है, तो हम या तो बढ़ाएं या तो घटाएं. तो जनरली घटाते हैं, ऐसे करके ऐसे करें और साउंड कैसा आएगा, ऐसा. तो यू कैन डिटरमाइन मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय द डिटेक्टर ईयर, है ना. उससे आप पता लगा सकते हैं. तो जैसे ही हम इसको ऐसे, हाँ, मैक्सिमा आ गया, यस, मैक्सिमा आ गया. तो मैक्सिमा आ गया, तो मैक्सिमा का मतलब क्या, ये L1, ये चला L1, ये चला L2. तो मान लीजिए कि L1 माइनस L2 हमें यहाँ लिखते हैं L1 माइनस L2. हाँ, ये है मैक्सिमा, लेकिन कौन मैक्सिमा है हमको थोड़ी ना पता है. एनी मैक्सिमा, कोई मैक्सिमा है,
एक्स वाई जेड कोई मैक्सिमा है तो वो हो जाएगा n+1 लेमडा। सॉरी, मैक्सिमा कंडीशन क्या होता है कि पार्ट, यही ना पार्ट डिफरेंस है जी, अगर आप ध्यान से देखो तो यही ना पार्ट डिफरेंस है डेल्टा एक्स, ये चला इतना ये चला उतना, पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस अगर n लेमडा होता है तो क्या होता है, मैक्सिमा। चलो ठीक है, मैक्सिमा। उसके बाद हम क्या किए, इसको अंदर किए थोड़ा, है ना, इसको हम क्या किए, थोड़ा अंदर लेके गए। मतलब बताऊं आपको, एक्स एक्स, ठीक है। तो अगर ये थोड़ा अंदर गया, जैसे ही अंदर कर रहे थे फिर आवाज सुनाई दिया, मतलब फिर मैक्सिमा आ गया। तो ये मैक्सिमा तो ठीक इसके बाद वाला मैक्सिमा है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, सुनाई दिया, फिर उसके बाद सुनाई दिया, तो उसके बाद का ही मैक्सिमा है। और चला कितना, x, यानी कि अगर ये x बढ़ा तो इसमें L2 में कितने की कमी आ गई, 2x की, एक इधर से x एक इधर से x। तो ये L2 जो दूरी है कितने से कम हो गया, 2x से। तो हम लिख सकते हैं इस केस के लिए नाउ कि ऐसा, यहां पे लिख देते हैं कि L1 माइनस L2 माइनस 2x दैट इज इक्वल टू n+1 लेमडा। वो तो ठीक उसके बाद वाला है ना। तो यहां लिख दी L1 माइनस L2 प्लस 2x इज इक्वल टू n+1 लेमडा, है ना। और सपोज दिस इज 1, this is 1, then from 1 this L1 and lambda can be written as from 1 L1 minus L2 क्या लिख सकते हैं, n lambda प्लस 2x इज इक्वल टू n+1 lambda, है ना। और आप यहां देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, n lambda प्लस lambda, n lambda से lambda कट जाएगा एंड वी हैव 2x इज इक्वल टू lambda। ये हमको पहली बात क्या कर लिए, पहली बात तो हमको इंटरफेरेंस का समझ आ गया, क्या इंटरफेरेंस हो रहा है, तो दिस इज ओके। अब हम ये बताना चाहते हैं कि इसके स्पीड ऑफ साउंड, दूसरी बात ये डिवाइस किस पे बेस्ड है, ये हम क्या करा रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, तो प्रिंसिपल भी क्लियर है। अब इसको स्पीड ऑफ साउंड निकालने में कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैं बताता हूं। अब इसको पहले लिख लीजिए, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। ओके चलिए अब देखते हैं। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया माय डियर फ्रेंड्स, वो आ गया कि 2x इज इक्वल टू लेमडा, ये कंडीशन आ गया। अब मुझे, अब लेमडा को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि v इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू, कई बार लिख चुके हैं ये। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन न्यू, है ना। और न्यू तो मुझे पता है क्योंकि ये ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी फिक्स होता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे। और x तो मेजर कर सकते हैं ना, जो यहाँ, क्योंकि एक बार जो आया उसके बाद फिर जो अंदर कर रहे थे, तो इसको मेजर करना है, इसको मेजर करना है और मेजर कर सकते हैं, स्केल से मेजर कर लेंगे। यहाँ हो सकता है स्केल यहाँ पे रखा हो और यहाँ से कितना अंदर गया, जो फिर से इसको मैक्सिमा मिला, वो हम आराम से मैनेज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, है ना। तो वो हम मेजर कर लेंगे 2x। नाउ यू कैन सी 2x इज इक्वल टू v अपॉन न्यू। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x इंटू न्यू। अब मुझे सब पता है, न्यू भी पता है, x भी पता है, इससे आराम से स्पीड ऑफ साउंड, इसके अंदर जो पार्टिकल है, जो गैस है, जो भी गैस बढ़ा हो, ऑक्सीजन बढ़ा हो चाहे कोई भी बढ़ा हो, उसके अंदर का स्पीड हम निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर, यू कैन सी देयर। लिख लीजिए,
ओके चलिए, ये एपरेटस हो गया। अब एक दूसरा एपरेटस देखिए। चलिए दूसरा एपरेटस देखिए, रेजोनेंस ट्यूब। ठीक है, ये डिवाइस जो होता है, दिस डिवाइस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ formation of standing wave This device is based on principle of formation of a standing wave in closed organ pipe। तो जिस तरीके से क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव बनता है, उसी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है। ठीक है, या ओके, उसी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है। ठीक है, तो कैसे कैसे क्या मैं दिखाऊंगा। दिस डिवाइस is used to calculate speed of sound in gaseous medium। है ना ये। ओके, सो इसका फिगर देखें। जब इसका फिगर देखोगे, ऐसा एपरेटस है और यहां पे ऐसा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक रबर से कनेक्टेड होगा दूसरे पाइप से, और फिर यहाँ पे एक दूसरा पाइप जाएगा, दूसरा पाइप होगा, है ना, और यहाँ पे ऐसा रहेगा और यहाँ पे स्केल लगा होगा। स्केल रहेगा एक, ये ऐसा स्केल बना रहेगा, है ना। और एक्चुअली क्या होता है कि इसमें पानी भरा होता है, वाटर जल, है ना, नीर, पानी भरा होगा। लेकिन खासियत ये होती है पानी की कि दोनों पाइप में लेवल बराबर रहेगा, नहीं रहेगा तो गिर जाएगा ना जी, ऐसा, है ना। इसको हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं। ऊपर नीचे करने का मतलब ये है कि जाके इसका लेंथ बदलता रहे, ये लेंथ बदलता रहे। अब सपोज करो नीचे कर दिए, ठीक है, तो ये भी नीचे होगा और पानी का लेवल दोनों में नीचे हो जाएगा। तो लेंथ हम वेरी कर सकते हैं इसको ऊपर और नीचे करके, है ना। और एक पर्टिकुलर ट्यूनिंग फॉक हमको यहाँ बजाना है, इसको वाइब्रेट करना है ना, और देखना है किस लेंथ पे रेजोनेंस बना है, किस लेंथ पे आपको आवाज़ स्टैंडिंग वेव का आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगा। आपको खुद पकड़ लेंगे कि हाँ स्टैंडिंग वेव बन रहा है, दिखाई थोड़ी ना देगा ऐसा, हाँ आपको सुनाई देगा कि हाँ स्टैंडिंग वेव बन गया, है ना। तो ये तो कहने का मतलब स्टैंडिंग वेव भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे बनता है। और ये कौन सा केस है, ये इसके लिए क्लोज्ड एंड का काम करेगा और ये इसके लिए ओपन एंड का काम करेगा। अच्छा, अब ये गैसियस मीडियम में ही निकाल सकता है। अगर सपोज करो पानी भरेंगे तब तो थोड़ी ना इसमें पता चलेगा,
या सॉलिड में सिर्फ गैसियस मीडियम में इसमें इसका वेलोसिटी निकाल, स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं, बाकी दोनों में नहीं निकाल सकते, ठीक है। बाकी दोनों में अदर मेथड है, कुंट्स मेथड है, उसमें यूज़ कर सकते हैं, इसे यहाँ नहीं यूज़ कर सकते। खैर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में हमको लेंथ आ जाएगा, तो कहने का मतलब है मैं इसे यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ ऐसे। मान लीजिए ऐसा, और यहाँ पे बना, ये लेंथ L है, तो ये किसी L, मान लो कि L1 पे हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, या फिर सपोज करो इसको हम नीचे कर रहे हैं, तो घटेगा घटेगा लेंथ बढ़ेगा। तो लेंथ जैसे बढ़ा जैसे बढ़ा एक पार्टिकुलर लेंथ L1 पे मेरा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आ गया, लेकिन कौन सा है ये हमको तो पता नहीं ना है, हाँ लेकिन आ गया, कोई भी है लेकिन आ चुका है। तो बट हमको ये नहीं पता कौन सा वाला है, तो चलो ठीक है, मान लेते हैं कि वो न्यू जो है वो n वाला है, कोई ना कोई n वाला तो होगा ही ना, मुझे नहीं पता कौन वाला, बट कोई ना कोई तो होगा। दिस अपॉन 2L1 इंटू v, दिस स्पीड ऑफ साउंड, आपको पता है ये। तो ये मान लीजिए कोई न्यू n है ना। अच्छा, अब फिर उसके बाद हम इसको घटाना शुरू किए, फिर लेंथ बढ़ाना शुरू किए, लेंथ बढ़ाए, देखिए अच्छा अरे देखो फिर से आ गया, तो हम फिर से आ गए भाई न्यू n+1। अब ये न्यू, अब ये अभी मान लो कि कोई भी न्यू, जैसे ये न्यू तो पता है ना मुझे, ये थोड़ी ना बदलेगा, ठीक है। अब इसी न्यू पे किसी न किसी पर्टिकुलर लेंथ पे फिर से बन गया, बन सकता है ना, अरे कोई दूसरा फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, मतलब अगर लेंथ, जैसे मान लो लेंथ वेरी कर रहे हैं ना, सपोज करो ये, ठीक है, इस पे मान लो 256 हर्ट्ज है, और ये यहाँ पे बना रहा है तुमको ऐसा एक स्टैंडिंग वेव, ठीक है। लेकिन अगर लेंथ अगर छोटा कर दे तो भी तो ये बना सकता है, छोटा कर दे बड़ा कर, तो भी तो ये 256 हर्ट्ज स्टैंडिंग वेव बना सकता है। हाँ ठीक है, ये फंडामेंटल नहीं बनेगा, तो कुछ ना कुछ तो बनेगा, सपोज कर लीजिए ऐसा, सपोज कि दूसरा बन जाए, तीसरा बन जाए, जो भी बन जाए, ठीक है। सो या ओके, ठीक तो है, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। अच्छा एक और भी काम कर सकते हैं, अगर सिंपली देखा जाए, मैं बताऊं आपको, अगर सिंपली देखा जाए तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो बना है L1, ये कुछ ना कुछ अगर स्टैंडिंग पे बना रहा है, तो यहाँ कैसा बनाएगा, यहाँ तो हमेशा ऐसा होगा, यहाँ ऐसा होगा, या फिर इसी का कोई भी ओवरटोन हो सकता है, nth ओवरटोन हो सकता है, मुझे नहीं पता कौन सा है, बट nth ओवरटोन हो सकता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि L1 बराबर n या फिर 2n+1, क्योंकि पहला हो सकता है, जैसे इस केस में क्या होता है, इस केस में अगर आप देखो, मैं बताऊं, न्यू नॉट होता है 1/4LV, और न्यू 1 फर्स्ट ओवरटोन होता है 3/4L इंटू V, ऐसा ही होता है ना, आपको याद होगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये ऐसा, यहाँ पे हमेशा ये यहीं पे रहेगा ऐसा, तो ये कितना हो गया, λ/4, λ/4, 3 λ/4, तो ऑड टोन पे चलता है, तो ऑड पे चल दो, ये दिस इज λ/4 है ना। और किसी पर्टिकुलर, हम इसको क्या किए, नीचे करते गए, तो किसी न किसी पर्टिकुलर लेंथ पे फिर से आ गया, फिर से बन गया, मान लो ये L2 पे। अब ये कौन बना, लेकिन है तो उसी के बाद वाला, क्योंकि स्टैंडिंग वेव आया और फिर बाद में आया, यानी कि वो n+1 टाइम वाला है। L2 = 2n+1 इंटू λ/4 है ना। अब इसको आप घटाइए, जब इसको आप घटाएंगे तो आप पाएंगे कि L2 - L1 = मैं यहाँ कर देता हूँ इसे, L2 - L1 यू विल फाइंड कि 2n, λ/4 तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2n + 2 + 1 - 2n
-1 ये है ना, तो ये से ये चला जाएगा, ठीक है, 2n से 2n चला जाएगा और आ जाएगा आपका L2 माइनस L1 इज इक्वल टू λ/4 इंटू 2। तो 2 से काट देंगे तो 2 बार में, तो λ इज इक्वल टू क्या आ गया, L2 माइनस L1 इंटू 2। हम ये चीज़ फ्रीक्वेंसी के साथ भी कर सकते थे, वहाँ जो लिखे थे जो मिटा दिए थे, बट वो समझ में थोड़ा लेट से आता है, बट लेमडा जल्दी दिखाई दे देता है, क्योंकि लेमडा में आपके पास फील होता है कि इस केस में क्या होता है, और अगर फर्स्ट ओवरटोन बनेगा, सेकंड ओवरटोन बनेगा, तो लेमडा को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ये आपको पता है, इसलिए मैंने लेमडा का हेल्प लिया और कोई दिक्कत नहीं था। देखो फिर लेमडा को फ्रीक्वेंसी बनाएंगे हम। अच्छा पहले इसको लिख लीजिए, इसको जल्दी से लिख लीजिए जल्दी से। कहीं भी कोई डाउट में, कोई डाउट हो तो मेरे से ग्रुप में पूछ लीजिएगा, आप लिख लीजिए। और हमको L2 पता है और L1 पता है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज और है, बट पहले आप देख लीजिए इसको, मैं बता देता हूं। ठीक है, चलिए अब कहने का मतलब ये है कि ठीक है, अब यह क्या लेमडा को क्या लिख सकते हैं, तो v अपॉन न्यू। न्यू क्या है, ये वाला, ये तो दिया हुआ है ना, ये एक ही दिया है, मतलब एक ही सेट का फ्रीक्वेंसी हम यूज़ किए, उसके बाद फ्रीक्वेंसी बदले नहीं, तो वो मुझे पता है एक्चुअली, दैट इज इक्वल टू L2 माइनस L1 इंटू 2, है ना। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू न्यू इंटू L2 माइनस L1। अब देखो मुझे सब कुछ पता है इसमें, तो हम आराम से स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए इसको, ये हो गया, ये समझ में आ गया। ओके सो डियर स्टूडेंट, इससे हम स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम हम निकाल सकते हैं, सिर्फ गैसियस मीडियम में, है ना। चलो इसमें एक चीज़ और है जिसको इंड करेक्शन के नाम से जानते हैं, वो भी इसमें आता है, बट हालांकि इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है इस रिलेशन पे, बट कई बार पूछा जाता है कि इंड रिलेशन क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। मैं बताता हूँ, समझें, ठीक है, इसे हम रब कर देते हैं। चलिए इंड करेक्शन क्या होता है, देखिए, जैसे सपोज करिए कि ये कॉलम है ना, एयर कॉलम, वही वाला रेजोनेंस ट्यूब का, और यहाँ पानी भरा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे अगर प्रेशर वेव है, कंप्रेशन वेव है ना, तो जब ये फैलेगा तो यहीं तक आके फैलेगा शार्प L1 पे, या कुछ बाहर भी जाएगा। मतलब एक मुंह है, सपोज कर लीजिए ऐसा, ये सपोज करो यहाँ पे है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA है, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो है PA प्लस डेल्टा P0, ठीक है। तो ये जब खुलेगा तो थोड़ा बाहर तक जाएगा ना, क्योंकि धक्का देगा, उसके बाद ना फिर एयर वेयर है, तो कहने का मतलब या तो वो थोड़ा बाहर रहेगा, और या अगर रेयर फ्रैक्शन है तो इसका इफेक्ट मतलब है, समझे ना, मैं आपको समझा दूं। इसमें एक्चुअली हम समझाना ये चाह रहे हैं कि ये जो नोड बनता है, ये जो नोड बनता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा बनता है, यानी कि ये यहां नहीं बनता है शार्पली, ये यहां बनता है। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली इंड करेक्शन फैक्टर। ये दिस इज बेसिकली L1, ये जो भी ऐसा, ये होता है इंड करेक्शन फैक्टर, है ना। और ये इंड करेक्शन फैक्टर दोस्तों हम एम्पिरिकली निकालते हैं, मतलब इसका कुछ ना कुछ रेडियस तो होगा। हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद समझ में आता है कि ये कितना होता है। तो सपोज इसका रेडियस R है, तो ये दिस E इज इक्वल टू 0.6R,
ये इंपीरिकली मतलब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करा गया है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। एक्सपेरिमेंट करते 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 क्या जो ऑब्जर्वेशन है उसको यहाँ लिख दिया गया। सो अगर इसका रेडियस दिया हुआ है इसका मतलब आपको इंड करेक्शन लेके चलना है, ठीक है, इंड करेक्शन लेके चलना है। मेरी बात सुने, एक क्वेश्चन में अगर रेडियस का इंफॉर्मेशन दे दिया है, ट्यूब के रेडियस का इंफॉर्मेशन दे दिया है, यानी कि आपको इंड करेक्शन लेके चलना है। और मैं बताऊँ ये सिर्फ इसी के साथ नहीं होता, किसी भी एयर कॉलम के साथ में ऐसा ही होता है, लेकिन नहीं लेते हैं इसलिए क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटा होता है। जैसे बांसुरी की बात करें, बांसुरी का रेडियस बहुत बड़ा होता है क्या? बहुत छोटा होता है, तो और वो उसमें भी 0.6 टाइम है तो वो और छोटा हो जाता है, इसलिए वो हमारे लिए उतना मायने नहीं रखता है ना, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। बट कभी पूछ लिया गया तो आपको ट्यूब का रेडियस दिया जाएगा, और ट्यूब का रेडियस दिया गया है तो आपको एंड करेक्शन निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूला से 0.6 आर से। तो अगर रेडियस दिया हुआ है तो निकाल लीजिए, नहीं दिया हुआ है तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं है ना। सेपरेटली पूछ सकता है आपके व्हाट इज एंड करेक्शन, क्योंकि रिलेशन में नहीं आता वो चीज़, मैं समझाता हूँ। जैसे अब अगर पहले वाली बात करें तो L1 की जगह वो नहीं होगा, L1 प्लस ई होगा, दैट इज 2n प्लस 1 लेमडा बाई 4, है ना। अभी L1 इज इक्वल जो हम किए एक्चुअली में L1 नहीं है, वो L1 प्लस ई है ना। एंड दिस L2 प्लस ई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 4। तो L2 माइनस, अब जैसे देखो L2 प्लस ई माइनस L1 माइनस ई, है ना, तो वो कट जाता है बेसिकली। और यहाँ पे अगर हम लेमडा बाई 4 करें तो 2n प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2s माइनस 1, यहाँ से ये चला गया, ये से ये चला गया, और बच गया लेमडा बाई 2, ई से ई चला गया। सो दैट इज L2 माइनस L1 इज इक्वल टू लेमडा बाई 2। देखो एक्सप्रेशन में फिर भी नहीं है, एक्सप्रेशन अब भी वही है, v इज इक्वल टू 2 न्यू L2 माइनस L1। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको उससे आने या ना आने से, ठीक है। लेकिन कभी इंड करेक्शन पूछ ले कि कितनी बाहर जाके बन रहा है, देन यू शुड रिमेंबर दिस रिलेशन, बस। अब अगर रेडियस नहीं, अच्छा सपोज करो किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, और बोल रहा है कि थर्ड ओवरटोन बन रहा है या सेकंड ओवरटोन बन रहा है, मान लीजिए ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया, तो रेडियस देने का मतलब है L1 लेना है या L1 प्लस ई लेना है, तो आंसर है L1 प्लस ई लेना है। और अगर रेडियस नहीं दिया हुआ है तो क्या लेना है, L1 प्लस ई, तो आंसर है L1। ये आपको ध्यान रखना है, बस लिख लीजिए। तो ये सारी बातें हैं, इसको लिख लीजिए। ओके सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देख लीजिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन अ रेजोनेंस ट्यूब रखो बस। इन अ रेजोनेंस ट्यूब एट L1 इज इक्वल टू 1 मीटर, it is forming ले लीजिए कुछ भी, सेकेंड ओवरटोन या फर्स्ट ओवरटोन, जो लेना हो ले लो, सेकेंड ओवरटोन, हाँ ठीक तो है, सेकेंड ओवरटोन है ना। एंड रेडियस ऑफ ट्यूब इज R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सपोज ये दिया हुआ है ना। देन फाइंड सेकेंड ओवरटोन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज 256 हर्ट्ज, 256 हर्ट्ज, ठीक है। फाइंड स्पीड ऑफ साउंड।
सॉल्यूशन। अब जैसे इसमें क्या है कि अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है कि अब E निकालना है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.6R, क्योंकि रेडियस दिया है तो मुझे निकालना पड़ेगा 0.6R, तो E क्या हो जाएगा 0.6 इंटू R, R हो गया आपका कितना 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया ये 0.6 सेंटीमीटर, है ना। तो अब ये क्या है, सेकेंड ओवरटोन है। सेकेंड ओवरटोन में कैसा बनेगा बताइए, सेकेंड ओवरटोन में आपको पता है कैसा बनता है, क्लोज्ड इन के केस में सेकेंड ओवरटोन में ऐसा, सॉरी ये ऐसा, या ये सेकेंड ओवरटोन में बनता है। ये कितने लेमडा बाई 4 हो गया, लेमडा 4 लेमडा 4 लेमडा 4, 1 2 3 4 5, है ना, 5 बन गया। अब मुझे क्या लेना है, L या L प्लस डेल्टा E, तो आंसर L प्लस E, तो ले लेंगे L प्लस E इज इक्वल टू 5 लेमडा बाई 4, ठीक है, और L कितना है 1, तो 1 प्लस E कितना है, तो 0.006, क्योंकि इसको सेंटीमीटर से मीटर में भी तो बनाना पड़ेगा, है ना, तो वो ये आ जाएगा, देखो कितना छोटा है, दैट इज वाई इट इज बीइंग नेग्लेक्टेड, ठीक है, ठीक, तो एंड दैट इज इक्वल टू 5/4 लेमडा, और लेमडा क्या होता है, तो V अपॉन न्यू, और न्यू कितना है 256, ठीक है, तो V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा 4 इंटू 256 इंटू 1.006 डिवाइडेड बाई 5, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन द पर्टिकुलर गैस, जो भी दिया हो, ठीक है, तो इस तरीके से निकालो। अगर रेडियस नहीं दिया होता तो मुझे सिर्फ L से काम कर लेना होता, ठीक है, तो गलती से अगर E छूट भी जाता है आपसे, ठीक है, तो आपको कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा आंसर में, खैर लिख लीजिए इसे। हो गया। अब इसमें एक और आता है कुंस ट्यूब। अब आता है कुंस ट्यूब, बट कुंस ट्यूब से पहले एक और समझ लीजिए, जैसे ऐसा समझ लीजिए, मतलब स्पीड ऑफ साउंड ना सॉलिड में कैसे निकालते मैं दिखाता हूँ, समझे। क्या करते हैं इसमें, वैसे मान लीजिए ये है ना, अब इसमें फिक्स कर दिए ये वाला, और इसमें एक रॉड लगा दिए, ये रॉड है ना, तो इसको फिक्स करने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट फिक्स हो गया, तो इसका बाउंड्री कंडीशन क्या है कि ये पॉइंट जो है वो फिक्स हो गया, ये पॉइंट अब वाइब्रेट नहीं करेगा, ये पॉइंट जो है वो वाइब्रेट नहीं करने वाला, इसलिए इसको हम फिक्स कर दिए हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक हैमर रखते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, और इसको माने टन, तो ये नहीं हिलेगा, बाकी ये सब हिलेगा, है ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेव कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक है, और सपोज कर इसका लेंथ L है, बनेगा, और इसका मान लो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है दिस वन, ठीक है,
तो हमको यहाँ ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यहाँ पे जैसे इस फ्रीक्वेंसी से मार रहे हैं तो अच्छा हाँ ये बन गया, मतलब आपको ये वाइब्रेट करता दिखाएगा ये आपको ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यहाँ रेजोनेंस बना है। तो अगर यहाँ रेजोनेंस बना है एंड इफ वी आर ऑब्जर्विंग इट देन वी कैन से दिस L शुड बी इक्वल टू हाउ मच, lambda upon 2, lambda upon 2, and by this relation we can find this is lambda यानी कि V is equal to 2 nu, इसका पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू है दिस वन। तो हम आराम से स्पीड ऑफ साउंड इसमें भी निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर रॉड में। तो सॉलिड में हम इस तरीके से निकालते हैं स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। और इसका प्रेशर नोट कैसा बन जाएगा, हालांकि इसमें डिस्प्लेसमेंट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इसलिए डिस्प्लेसमेंट नोड ही हम लोग लेते हैं। एयर में की बात आती है तब जाके प्रेशर को ऑब्जर्व करते हैं, बट अगर ये है तो इसमें हम डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एयर में नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से वाइब्रेट करेगा एंड दिस इज द, तो इसमें ऑब्जर्व हम डिस्प्लेसमेंट नोड को ही करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली ये सही बात भी है, सॉलिड में अगर हमको साउंड को स्टडी करना है तो इसके डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करा जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है ये कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है। गैस में आसान है, सॉलिड में मुश्किल है, इसलिए इसमें हम डिस्प्लेसमेंट को ज़्यादा मुख्य मानते हैं। हालांकि हम साउंड सॉलिड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं पढ़ना, गैसेस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना, इसलिए मुख्य रूप से प्रेशर की बात होती है वहाँ पे। बट अगर आपको सॉलिड की बात की जाए तो इसमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा मायने रखता है ना, क्योंकि अंदर उसके पार्टिकल में कितना प्रेशर बढ़ रहा है दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू कैलकुलेट एंड डिस्प्लेसमेंट इज इजी टू कैलकुलेट, है ना। तो ये थोड़ा बहुत समझने वाली बात है, लिख लीजिए। अब आते हैं कुंड्स ट्यूब पे। कुंड्स ट्यूब पे या ओके। तो सपोज करिए कुंड्स ट्यूब में कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लो ये और ये, यहां पे ये फिक्स होता है, ठीक है। और ऐसा सपोज कर लीजिए कि यहां पे एक रॉड भी है, सॉलिड रॉड भी है, तो इसमें लगे, सॉलिड में भी हम निकाल सकते हैं। इसमें कोई गैस भरा हुआ है, अच्छा इसमें लिक्विड भी भर सकते हैं, याद रखिएगा, बस आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। और इसको हम स्लाइड कर सकते हैं इधर और इधर, ठीक है। और यहाँ पे सेम एक हैमर है, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सब आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लिखना अपने भाषा में, आप लिख सकते हैं, लिखाने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ कि एक चीज़ आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा इसके बारे में लिखा है तो नहीं है ना, मैं लिखवा दूंगा इसके बाद। चलो कुछ कुछ बातें जो प्रिंसिपल्स हैं, बाकी कैसे हो रहा है वो आपको चाहे तो लिखना हो तो आप खुद के भाषा में लिख सकते हैं, हालांकि उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये स्लाइड कर सकता है, इट कैन स्लाइड, फ्री टू मूव, फ्री टू मूव, ठीक है। और इसमें क्या है, लाइकोपोडियम पाउडर भरते हैं। लाइकोपोडियम पाउडर मतलब जो कैरम बोर्ड वगैरह में यूज़ करते हैं ना, वो पाउडर भर देते हैं पूरा हर जगह पे, ये भर देते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग ना थर्मोकोल का जो बबल होता है वो भी भर सकते हैं, ठीक है, उससे भी काम होता है, हल्का होता है। या फिर लाइकोपोडियम पाउडर भी भर सकते हैं। इसमें हम इसको हिट किए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से, तो ये तो अब ये इसका रेजोनेंस हमको पता चल गया, तो इसको हम फिर से मतलब इसको यहाँ फिक्स कर दिए हैं, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। तो ये पोर्शन जो है इसका, ये जो पाइप का पोर्शन है, यानी कि रॉड का जो ये पोर्शन है वो फिक्स हो गया, ये और ये वाइब्रेट कर सकता है। तो हमको पता है कि ये इससे रेजोनेंस से वाइब्रेट कर रहा है, तो ये रेजोनेंस से वाइब्रेट जब कर रहा है तो अब मुझे इस ट्यूब में ये चाहिए, रेजोनेंस चाहिए। तो हम क्या किए, इसका लेंथ ऐसे ऐसे बढ़ाए घटाए, ऐसे ऐसे देखें, और बढ़ाते घटाते कहीं ना कहीं हमको रेजोनेंस जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर रेजोनेंस मिला और स्टैंडिंग वेव बना तो ये पार्टिकल्स ऐसे नहीं होंगे, ये पार्टिकल्स ऐसे हो जाएंगे, हीप्स बन जाएंगे, आपको पार्टिकल्स ऐसे अरेंज हो जाएंगे। क्यों ऐसे अरेंज हो जाएंगे? क्योंकि दिमाग लगाने वाली बात है कि इसके अंदर तो प्रेशर
ऐसा समझे, मतलब कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन हो रहा होगा क्योंकि साउंड ट्रेवल कर रहा है, तो जहाँ रेयर फ्रैक्शन है वहाँ तो प्रेशर कम है ना, तो वहाँ पे ये पार्टिकल चला जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। वहाँ पार्टिकल क्या, क्योंकि रेयर फ्रैक्शन में प्रेशर में तो धंस गया पूरा, कंप्रेस कर दिया इसको, लेकिन रेयर फ्रैक्शन में तो प्रेशर कम है, तो वहाँ पे वो जो पार्टिकल है नीचे वो फैल जाएगा। तो आपको ऐसे ऐसे हीप्स नजर आएंगे, दीज आर द हीप्स यू कैन ऑब्जर्व, हीप्स, है ना। और इसके बीच में मान लीजिए इसका जो लेंथ है वो डेल्टा एल है, वो तो हम देख सकते हैं ना, तो मुझे दिखाई भी दे रहा है, और स्केल से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्केल से अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो डेल्टा एल इज इक्वल टू व्हाट, टू डेल्टा एल इज इक्वल टू व्हाट, ये कितना है, ये लेंथ, अरे भाई ये लेंथ कितना होता है, सब सॉरी, ये लेंथ कितना होता है, ये वही है ना। अगर सपोज करो तो यहां से लेकर यहां तक लेमडा होता है, और यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा, ये पोर्शन, बताइए। अरे भाई बनता है ना ये, जैसे मैं बताऊं आपको, समझे बात को, इस पूरे को कंसीडर करो आप, ऐसा है, स्टैंडिंग वेव कंसीडर करना है आपको, ऐसा आपको तो इतना ही पोर्शन लेना है ना। तो ये कितना हुआ, लेमडा बाई 2, कितना है, लेमडा बाई 2, तो इसको लेना होगा लेमडा बाई 2, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो लेमडा कितना हो गया, 2 टाइम्स डेल्टा एल, है ना। लेमडा क्या हो गया, वी अपॉन न्यू, ये वाला न्यू, दैट इज 2 डेल्टा एल, तो वी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 न्यू टाइम्स डेल्टा एल। ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आराम से स्पीड ऑफ साउंड कर सकते हैं। दूसरी बात, स्पीड ऑफ साउंड या लिक्विड के लिए भी कर सकते हैं। आप लिक्विड भी रखोगे तो ऐसे ही हिप्स बन जाएंगे, और आपको दिखाई देगा लिक्विड में हिप्स बना हुआ, तो आप उससे ही पता कर सकते हो। तो इससे सॉलिड में ही पता कर सकते हैं। सॉलिड में तो हम जैसे हम इसको मारे, पहले हमको इसमें ऑब्जर्व नहीं करना है, पहले इसमें ऑब्जर्व करना है कि इसका रेजोनेंस आ रहा है कि नहीं। जब इसका रेजोनेंस आ गया, हम समझ गए कि इस फ्रीक्वेंसी पे इसका रेजोनेंस अब आ चुका है, तो हम क्या किए, अब इसको फिक्स, अब ये आराम से, अब ये रॉड और ये फिक्स हो गया। अब इसको स्लाइड करना है, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पे इसको रेजोनेंस पे लाना है। तो इस फ्रीक्वेंसी पे इसको रेजोनेंस कैसे ला सकते हैं, तो स्लाइडर को बढ़ा घटा के, क्योंकि ये लेंथ पे डिपेंड करता है रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी, 1/2L वगैरह सब देखो ना, तो एल नीचे होता है, एल को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो इस फ्रीक्वेंसी पे भी स्टैंडिंग वेव बन सकता है। तो उसको ढूंढने के लिए हम इसको स्लाइड करेंगे, और किसी ना किसी स्लाइड करने के दौरान कहीं ना कहीं आपको स्टैंडिंग वेव, आपको इससे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब आप देखिएगा इसमें हीप्स बन जाए, ठीक है, एकदम शार्प हीप बन गया हुआ है, तो आपको समझ जाइए कि अब आपका स्टैंडिंग वेव बन चुका है। नाउ अब इसको जहाँ पे आके रुका है उसको फिक्स कर दीजिए, और वहाँ पे उसको नोट कर लीजिए डेल्टा एल, एंड डेल्टा एल विल बी इक्वल टू लेमडा बाई 2, एंड देन डू द कैलकुलेशन। सो दिस इज द वेरी प्रीमियम मेथड। कई सारे लैब्स वगैरह में आपको मिल जाएंगे ये, जहाँ पे आप इससे आराम से स्पीड ऑफ साउंड किसी में भी, लिक्विड, गैस या सॉलिड में, आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो लिख लीजिए इसको, मैं लिखवा भी देता हूँ इसके बारे में। ओके, चलिए इसके एपरेटस के बारे में लिख लीजिए, थोड़ा नोट में करके लिख लीजिएगा इसके बारे में, कुंट्स ट्यूब के बारे में, है ना। दिस डिवाइस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन। स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन, ठीक। दिस डिवाइस कैन मेजर स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस। ये हो गया, है ना। तो दीज आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आपको पढ़ने थे, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। इसको आप नोट कर लीजिए एक बार।
ओके चलिए अब जरा सुन लीजिए, इसमें जो है आप क्वेश्चंस करिए, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया ऐसे कि क्वेश्चंस आप कर लोगे आराम से। आप सॉल्व करिए क्वेश्चन, पहले तो एग्जाम्पल्स आप कर लीजिए, इसका एग्जाम्पल आप कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 16 तक कर लीजिए आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल में, क्योंकि ये तो आप कर सकते हैं ना, सॉल्व्ड एग्जाम्पल में 16 तक कर सकते हैं, अप टू 16 सॉल्व्ड एग्जाम्पल में। ठीक है, इसको देखिए अच्छे से, जो कि है आपका पेज नंबर 346 टू 349, पेज 346 टू 349। ठीक है, और एक्सरसाइज में आइए, एक्सरसाइज में यू कैन सॉल्व अप टू क्वेश्चन नंबर 55। एक्सरसाइज में पेज नंबर 352 टू 356 अप टू क्वेश्चन 55। ये 55 क्वेश्चन है जो आपको बनाने हैं। ठीक है, तो यहां तक का एक पोर्शन है जिससे कम पूछे जाते हैं सवाल, पहले पूछा जाता था, बट अब इसके बाद जो पोर्शन आएगा उससे थोड़ा ज़्यादा सवाल आएगा, है ना। हालांकि इसमें भी इंटरफेरेंस से सवाल आते हैं अच्छे खासे, बट जो बीट फ्रीक्वेंसी है, डॉपलर इफेक्ट है, ये सारे से थोड़ा सवाल अच्छा आता है। ठीक है ना, तो वो भी हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, बट उससे पहले हमको यहाँ तक क्वेश्चंस कर लेने हैं। तो ये पोर्शन पूरा कर लीजिए यहाँ 55 तक, नेक्स्ट टाइम हम इसको डिस्कस भी कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड देन आफ्टर वी विल मूव टुवर्ड्स बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो टोटल 89 क्वेश्चन है इसमें, मतलब समझे 90 क्वेश्चन है, तो 55 यहाँ हो गए, आपको 25 और बचे हैं, तो वो बाकी दोनों करके आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, 55 या 35 बचे, तो वो अगले टॉपिक से है, डॉपलर इफेक्ट और बीट से। तो यहाँ तक आप इसको सॉल्व करके आइए, मैं आपका हेल्प भी करूँगा, आप मेरे को ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।